नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे और प्रीमियर आधार IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। इस क्लास में ये CDP की क्लास है और CDP की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस वाले वीडियो में अपन जो देखेंगे उसमें विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में विचार करेंगे कि जो विकास है यानी जो मानव विकास है या फिर जो बाल विकास है वो किस तरीके से विकास को प्रभावित, कौन कौन से तत्व होते हैं जो विकास को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बाल विकास को कई जैविक और मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों का संयुक्त प्रभाव होता है, यानी कि अगर जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है वो चाइल्ड का डेवलपमेंट कई चीज़ों से प्रभावित हो सकता है। उसमें सोशल वाला कारक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैविक यानी बायोलॉजिकल वाला कारक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल जो कारक होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है, सोशल यानी सामाजिक कारक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। समझना होगा कि जैसे विकास है वो संयुक्त यानी ज्वाइंट तरीके से क्या होता है, कई कारक जो है उसमें जिम्मेदार होते हैं। जैसे शारीरिक विकास प्राप्त करना है तो शारीरिक विकास के लिए अच्छा पोषण, अच्छे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, तो जो पोषण होगा वो भी बाल विकास को प्रभावित करता है। जो इन्वायरमेंट होगा यानी सोशल इन्वायरमेंट होगा वो भी बाल विकास को प्रभावित करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि अलग अलग सोशल इन्वायरमेंट में अलग अलग जो बालक होंगे उनकी परवरिश अगर हुई हो तो परवरिश के आधार पर अलग अलग व्यक्तित्व का निर्धारण हो जाता है, अलग अलग पर्सनालिटियां बन जाती हैं, तो बाल विकास को बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो संयुक्त रूप से आप ध्यान रखिएगा कि बायोलॉजिकल भी कारक जरूरी हैं उनके लिए, मनोवैज्ञानिक यानी जो साइकोलॉजिकल है वो भी कारक बहुत जरूरी होते हैं, और सामाजिक कारक यानी सोशल जो काज होंगे वो भी बहुत संयुक्त रूप से क्या करते हैं, इनमें प्रभाव डालते हैं। उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रभाव होता है तो वंशानुक्रमण का होता है। वंशानुक्रमण क्या होता है? वंशानुक्रमण मतलब DNA, जो हमें माता पिता, दादा दादी या फिर जो है नाना नानी के माध्यम से यानी एक पीढ़ी ऊपर एक पीढ़ी नीचे किसी भी व्यक्ति द्वारा जो हमारे परिवार का रक्त संबंधी होगा उनके द्वारा जो क्रोमोसोम यानी जो जीन है वो जीनों में गुणों का ट्रांसफर होता है, जो मेंडल के जो नियम है उन पर आधारित होते हैं। तो वंशानुक्रमण लगभग हमारे व्यक्तित्व का लगभग 90% हिस्सा वंशानुक्रमण से प्रभावित होता है। 90% हिस्सा कैसा होगा? वंशानुक्रमण से प्रभावित होगा। तो पहला जो कारक माना जा सकता है, सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा वंशानुक्रमण होगा। वंशानुक्रमण हमारे व्यक्तित्व को क्या करता है? प्रभावित करता ही रहता है। तो वंशानुक्रमण यानी माता पिता से मिलने वाले शारीरिक और मानसिक गुण वंशानुक्रमण कहलाते हैं। उनसे कैसे डिसाइड होता है? जैसे ऊंचाई यानी हाइट, यानी रंग रूप, उनका जो कलर होगा, आंखों का कलर होगा, बालों का कलर होगा, चेहरे का जो कलर होगा, वो रंग जो है, बुद्धि का स्तर, इंटेलिजेंस का जो लेवल होगा वो, और प्रतिभा यानी जो टैलेंट होगा वो पूरी तरीके से माता पिता या जैविक कारकों पर निर्भर करता है, बायोलॉजिकल कारकों पर निर्भर करता है। अब जो बायोलॉजिकल कारक होंगे वो कैसे प्रभावित करते हैं? जैसे ऊंचाई है, अगर माता पिता का जो ऊंचाई है, अगर माता पिता की जो ऊंचाई है अगर कम ऊंचाई के होंगे तो बालक भी कैसे होंगे? कम ऊंचाई के होंगे। रंग रूप, अगर माता पिता गोरे हैं तो बालक का भी जो प्रकृति होगी, जो उसका रंग रूप होगा वो गोरा होगा। लेकिन अगर बुद्धि का स्तर भी, इंटेलिजेंस का भी स्तर देखा है तो माता पिता पर निर्भर करते हैं। माता पिता अगर इंटेलिजेंस होते हैं, उनकी इंटेलिजेंसी जो है बढ़िया होती है, तो उनका जो टैलेंट होगा बच्चों में भी निखर कर सामने आता है। तो ये सब कारक जो है वंशानुक्रमण यानी जीन यानी क्रोमोसोम पर आधारित होते हैं। जो मेंडल के जो व्यवहार है, मेंडल का जो सिद्धांत है, मेंडल की जो थ्योरी है उस पर आधारित है। जो वंशानुक्रमण है उसको महत्वपूर्ण मानने वाले वैज्ञानिकों में अगर देखा जाए तो फ्रांसिस गाल्टन का नाम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जो फ्रांसिस गाल्टन है वो वंशानुक्रमण को यानी जो क्रोमोसोम है, जो जीन है, जो DNA है, उसके महत्वपूर्ण कारक मानकर चलते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। फ्रांसिस गाल्टन का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। जो मनोवैज्ञानिक है, वो एक प्रकार के साइकोलॉजिकल थ्योरी को बताने वाले लोगों में से है, वो वंशानुक्रमण को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान वातावरण या एनवायरनमेंट का होता है। बालक जिस भी वातावरण में बड़ा होता है वो उसके व्यक्तित्व और व्यवहार को प्रभावित करता है। बालक का जो व्यक्तित्व होगा, जो उसकी पर्सनालिटी होगी, जो बिहेवियर होगा, वो सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित कर रहा है तो वातावरण होता है। जिस वातावरण में, जिस एटमॉस्फेयर में बालक का परवरिश हुई है, जिस वातावरण का पोषण हुआ है, जिस वातावरण को उसको, तो उसी प्रकार के कल्चर, उसी प्रकार के जो व्यवहार होंगे वो कैसे होगा? बालक के अंदर अपने आप आ जाएंगे। लगभग 5% हिस्सा इसका होता है। एनवायरनमेंट में परिवार, विद्यालय, समाज और मित्र मंडलों का बहुत होता है। परिवार यानी फैमिली, जिस प्रकार की फैमिली होगी, जिस भी धर्म का आचरण करते हैं उस फैमिली के लोग, जैसा खाना पीना करते हैं, जैसा वस्त्र पहनते हैं, लगभग
जो बालक होगा, जो आने वाली जो पीढ़ी होगी, वो भी वैसे ही व्यवहार का, वैसे ही अनुकरण करती है, वैसे ही व्यवहार दिखाती है। विद्यालय, परिवार के अलावा सबसे ज्यादा समय अगर कोई बिताता है तो परिवार के अलावा विद्यालय में समय बिताया जाता है। जैसे विद्यालय में जो परिवार में अगर जो है 17-18 घंटे अगर बच्चा बिता रहा है तो लगभग 5 से 6 घंटे वो कहाँ बिताता है? विद्यालय में बिताता है। विद्यालय में वो बहुत अलग अलग लोगों के सोशल जो है एनवायरनमेंट के दायरे में आता है। अलग अलग परिवार के जो बालक होते हैं वो विद्यालय में आते हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। समाज जैसा होगा, अगर समाज रूढ़िवादी समाज होगा, जैसे इंडिया का जो समाज है अपेक्षाकृत रूढ़िवादी समाज है, और वही पश्चिमी समाज जैसा है वो अपेक्षाकृत आधुनिक समाज माना जाता है, वो उसमें खुलापन पाया जाएगा। तो इस तरह के समाजों का भी एनवायरनमेंट व्यक्तित्व पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर भाषाई विकास का उदाहरण अगर अपन ले ले तो इंडिया के जो बच्चे होंगे वो लोकल लैंग्वेज, अपना जो मातृभाषा का जो प्रयोग करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ी है, बिहारी है, उड़िया है, उन भाषाओं का प्रयोग करते हैं, क्योंकि परिवारों में जनरली इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर यूरोपीय जो बालक होंगे वो अंग्रेजी का इस्तेमाल करेंगे, फ्रेंच का, जापानीज इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो जैसे परिवार में, जैसे समाज में जो बातचीत का जो तरीका रहा है, जैसे वस्त्र के तरीके रहे हैं, जैसे खान पान का जो तरीका रहा है, जैसे धर्म वगैरह मानने का जो तरीका रहा है, बालक में भी वो गुण धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं। फिर मित्र मंडली, जो पेयर ग्रुप है उनसे भी बालक को बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, वो भी इन्वायरमेंट का ही एक हिस्सा है। जिस पेयर ग्रुप में अगर अच्छे बच्चे होंगे तो बच्चा भी कैसा होगा? आपका अच्छा ही होगा। लेकिन अगर पेयर ग्रुप में जो खराब बच्चे हैं, आपराधिक प्रवृत्ति वाले बच्चे हैं, तो उनका भी प्रभाव बालक पर पड़ेगा। अगर बालक प्रतिभाशाली बच्चों के साथ इन्वायरमेंट में उनका ग्रुप बना हुआ है तो बालक भी कैसा होगा? प्रतिभाशाली हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा योगदान इसमें होता है। मनोवैज्ञानिक कारकों में जॉन लॉक, याद रखिएगा, जॉन लॉक बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जॉन लॉक जो है ये इन्वायरमेंट वाले कारक को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, उन्होंने इस महत्वपूर्ण कारक इसको माना है। फिर जो परिवार है, फैमिली है, आगे अपन देखते हैं फैमिली। परिवार बालक की पहली शिक्षा की संस्था होती है, इसका प्रभाव होता है भाषा सीखना, नैतिक मूल्य और सामाजिक व्यवहार। फैमिली जो है वो हमारे जो विकास है उसको बड़ा प्रभावित करती है। अगर फैमिली रिच फैमिली है तो निश्चित तौर पर बालक का जो सामाजिक विकास होगा वो ज़्यादा होगा, और वही अपेक्षाकृत गरीब परिवार है, जो है पुअर फैमिली है, तो उसका जो विकास होगा अपेक्षाकृत कम होगा। भाषा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। भाषा का जो मातृभाषा है, जिसको मातृभाषा भी कहते हैं, माता से बना हुआ है, जो मदर टंग है वो कैसा बनता है? वो भाषा का विकास वो परिवार से ही आता है। नैतिक मूल्य क्या है? नैतिक मूल्य है क्या है? नैतिक मूल्य नहीं है, जो कुमोर्स वगैरह वो होंगे वो नैतिक मूल्य। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर किसी परिवार में नशा का प्रचलन का कहने का मतलब है कोई गुटखा खाता है, कोई धूम्रपान करता है या फिर शराब का सेवन करता है, तो बच्चे उनको बार बार देख रहे होते हैं। तो जब वो बच्चे उन चीज़ों को बार बार देख रहे होते हैं तो उनके लिए एक सामान्यीकरण होता है कि गुटखा खाना, शराब पीना या सिगरेट पीना सामान्य बात है। बड़े होकर संभव है कि वो क्या कर सकते हैं? उन चीज़ों का, उन विकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिन परिवारों में इनका इस्तेमाल नहीं होता है, बच्चे भी धीरे धीरे उनको क्या करते हैं? नहीं सीखते हैं। उनके नैतिक मूल्यों का एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक वैल्यू सिस्टम होता है। उस वैल्यू सिस्टम को क्या करते हैं? मैनेज करके चलते हैं, मेंटेन रखते हैं। सामाजिक व्यवहार में जैसे जो समाज के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, ग्रुप कैसा बनाते हैं, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, ये भी आपका परिवार ही तय करता है। और ये सारी चीजें यहाँ पर परिवार से सीखते हैं। परिवार भी हमारे व्यक्तित्व को सीधे क्या करता है? प्रभावित करता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है विद्यालय बालक के बौद्धिक और सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अनुशासन, सहयोग और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से। जैसा विद्यालय होगा, इसलिए हर माता पिता अपने बालकों को अच्छे विद्यालय में डालना चाहते हैं, क्योंकि उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके। विद्यालय में बच्चा क्या कर सकता है? अनुशासन सीखता है, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए ये विद्यालय ही निर्धारित करता है। जैसे विद्यालय में अपन क्या क्या चीज़ सीखते हैं, जैसे अनुशासन में रहने, अपने एक ड्रेस कोड के साथ आना है। बच्चे को ये इन्वायरमेंट मिलता है कि हम सब बराबर हैं। अमीर गरीबी का जो है रंग भेद वगैरह जो होगा, जो धर्म का जो भेद होता है वो विद्यालय में धीरे धीरे मिटता है। लाइन में आना जाना है, लाइन में चलना है, साथ में प्रेयर करना है, साथ में भोजन करना है, साथ में टिफिन करना है, ये अनुशासन वहाँ पर सीखता है। सहयोग, टीम भावना कैसी होनी चाहिए? जैसे खेल का मैदान है, विद्यालय में खेल प्रतियोगिता हो रही है, क्रिकेट का मैच रखा गया है, तो क्रिकेट के मैच अगर जीतना है, अगर टीम में जीतना है तो टीम के अकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप से आप जैसा भी अच्छा या बुरा खेलते हो, लेकिन अगर टीम अच्छी नहीं है तो आप जीत नहीं सकते हो। तो इसमें हम टीम में 11 के 11 प्लेयर, जो क्रिकेट का मैच होगा उसमें 11 के 11 प्लेयर का कैसा होगा? सहयोग होगा, उनका हेल्प लिया जाएगा और उनके सहयोग से ही वो क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो समाज के साथ कैसे काम करना होगा,
टीम में कैसे काम करना होगा, टीम में अपने ईगो को कैसे बाहर रखना होगा, इन चीज़ों पर काम करता है। और साथ में तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ होता है प्रतिस्पर्धा। कंपटीशन की भावना भी वो स्कूल में पैदा करता है। प्रतिस्पर्धा का मतलब है स्वस्थ रूप से हम कंपटीशन में हिस्सा लें, अनैतिक मानकों का प्रयोग ना करें। तो ये प्रतिस्पर्धा वाले यानी कंपटीशन का गुण भी दो बालकों में वाद विवाद का प्रतियोगिता रखा जाएगा, दो ग्रुप के वाद विवाद का प्रतियोगिता रखा जाएगा, वहां पर विद्यालय में वो कंपटीशन की भावना सीख पाता है। तो वो भी विद्यालय भी वो समाजीकरण में सबसे बड़ा योगदान देता है। फिर जो महत्वपूर्ण कारक है पोषण या न्यूट्रिशन, कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। वो कैसे होता है कि अगर संतुलित भोजन बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है। शारीरिक विकास यानी मसल के विकास करने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, रक्त संबंधी विकारों को दूर करने के लिए पोषण, सही पोषण जरूरी है। तो अगर व्यक्ति जो बालक होगा वो सही पोषण करेगा तो निश्चित तौर पर वह स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ शरीर में कैसा रहता है, स्वस्थ मस्तिष्क भी रहता है, तो बाद में वो रचनात्मक कार्य कर सकता है, बाद में वो उसका डेवलपमेंट होगा, समाज के लिए भी अच्छा काम कर सकता है। लेकिन अगर उसका दिमाग और शरीर स्वस्थ नहीं रहेंगे, ऐसी स्थिति में वो समाज के लिए भी कैसा हो जाएगा, एक बोझ बन जाएगा। क्योंकि रोगी व्यक्ति न तो रचनात्मक तरीके से कार्य कर सकता है, न ही कोई बड़ा प्रोडक्शन कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में पोषण, न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। तो संतुलित भोजन बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगर कुपोषण हो गया, कुपोषण की वजह से शारीरिक विकास कैसा हो जाता है, धीमा हो जाता है। बालक में अगर कुपोषण की हो गए, वो जो है न्यूट्रिशन सही तरीके से उसको नहीं मिला, तो धीरे धीरे क्या जाएगा, सीखने की गति क्षमता क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। क्योंकि बालक कुपोषण कम होने से बालक लगातार कैसा हो जाता है कि वो बीमार रहने लगता है। और जब बीमार रहने लगता है तो एक तो स्कूल डिले होता है, और दूसरा सीखने की, जब आप किसी चीज को उसको सिखाओगे यानी लर्न कराओगे, तो ऐसे कंडीशन में उसके अंदर चिड़चिड़े का भाव हो जाता है, जल्दी वो हार बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो मेंटल लेवल भी उसका कैसा हो जाता है, उसका खराब हो जाता है। तो शारीरिक और मानसिक दोनों विकास कैसे हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। सीखने का गुण उसके अंदर कैसा हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, कम हो सकता है। स्वास्थ्य, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, विकास होता है। ये कोटेशन है अरस्तु का। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो शरीर का स्वस्थ रखना जरूरी है। तो कुपोषण के अतिरिक्त व्यायाम यानी जो एक्सरसाइज वगैरह है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, वो सारी चीजें भी जरूरी हैं। न्यूट्रिशन भी मिलेगा और साथ में स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए। बीमारियों के कारण बालक का विकास प्रभावित हो सकता है। अगर बच्चा लगातार बीमार रहता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, उसकी जो प्रोडक्शन वाली जो क्षमता है, एबिलिटी है, वो धीरे धीरे प्रभावित हो सकती है। तो विकास के लिए कुपोषण और शारीरिक स्वास्थ्य और पोषण, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे हार्मोनल ग्रंथियां हो सकती हैं, थायराइड ग्रंथि हो सकती है, पिट्यूटरी ग्रंथि भी हो सकती है। वो अलग अलग विकास के सोमेटोटॉपिक हार्मोन, मेनेटोटॉपिक हार्मोन, जो वृद्धि हार्मोन होते हैं, वो स्रावित नहीं कर पाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि जो है वो आवाज के विकास के लिए बहुत जरूरी है। जब किशोरावस्था में कोई बालक पहुंचता है तो उसकी आवाज मोटी हो जाती है, थोड़ी उसका जो पिच होता है वो मोटा हो जाता है, जबकि लड़कियों का आवाज कैसा हो जाता है, थोड़ा पतला हो जाता है। तो अगर थायराइड ग्रंथि सही तरीके से हार्मोन स्रावित नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे विकास को कैसा प्रभावित कर देगा। पिट्यूटरी ग्रंथि जो वृद्धि हार्मोन स्रावित करते हैं, मेंटल जो हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है, भय, क्रोध, रोमांच, ईर्ष्या, प्रेम, ये सारी जो भावनाएं होती हैं, रोमांस वगैरह जो होता है, वो सब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है उनके जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनके माध्यम से संचालित की जाती हैं। ये सारी चीजें भी कैसी हैं, जरूरी हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो शरीर की ग्रंथियां जो हार्मोन बनाती हैं, उन विकास को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे थायराइड ग्रंथि हो गया, पिट्यूटरी ग्रंथि हो गया, ये सारी चीजें भी विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। और उनका मेन केंद्र होता है पोषण। उनका मेन केंद्र क्या होगा, पोषण। तो पोषण से ही सारी चीजें आएंगी। फिर संस्कृति, संस्कृति यानी कल्चर, समाज की संस्कृति और परंपराएं बालक के व्यवहार को क्या करती थी, प्रभावित करती। अगर समाज में संस्कृति अच्छी है तो अच्छा डेवलपमेंट होगा। जैसा ऐसा माना जाता है कि जो जापान के जो लोग होते हैं वो अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति कैसे होते हैं, बड़े ही सजग होते हैं, बड़े सावधान होते हैं, बड़े केयरफुल रहते हैं। वो अपनी संस्कृति और सभ्यता को कभी समाप्त होने नहीं देते हैं। जनजातीय संस्कृति के कल्चर को भी इसी तरीके से माना जा सकता है, वो धीरे धीरे उनका विकास करते हैं। तो कल्चर जैसा होगा वैसे ही कल्चर का विकास कैसा होता है, बालकों का भी होगा, बालिकाओं का भी होगा। कल्चर बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो संस्कृति यानी जो कल्चर है वो, और जो परंपराएं यानी जो आपका जो है वो, उससे बालक, ट्रेडिशन वगैरह से बालक कैसा होता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, प्रभावित होता है, और बाद में वो उसके व्यक्तित्व में वो सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो ट्रेडिशन, कल्चर, जैसे वस्त्र वगैरह हो गया, खान पान हो गया, वो हमारी संस्कृति और कल्चर का हिस्सा माना जाता है। धर्म भी हमारी कल्चर का हिस्सा है, नैतिक नियम हमारी कल्चर का नियम है। तो धर्म है, कल्चर है, वो सारी चीजें वो कहाँ से सीखता है, समाज से सीखता है। तो वो भी बहुत मायने रखता है, प्रभावित करता है।
फिर सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति का मतलब है उसका सोशल कंडीशन कैसा है, उसका आर्थिक स्थिति यानी जो उसके वित्तीय वाला फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसा है, वो भी बड़ा मायने रखता है। तो जो परिवार की आर्थिक स्थिति भी विकास को प्रभावित करती है। अगर परिवार कैसा होगा, गरीब होगा अपेक्षाकृत, तो जो उसका विकास होगा वो अपेक्षाकृत कम होगा। गरीब बच्चों का, क्योंकि सही पोषण नहीं मिल पा रहा है, अच्छे स्कूल नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी प्रभावित हो सकता है। और अगर कंडीशन कैसा हुआ, जो माता पिता की कंडीशन अगर रिच फैमिली से आते हैं, बड़े परिवारों से आते हैं, तो उनको अच्छे ट्यूशन दिखा सकते हैं, अच्छे स्कूलों में उनकी नियुक्ति भर्ती करवा सकते हैं, अच्छे टीचर दिलवा सकते हैं, अच्छे ट्यूशन, तो उससे भी कैसा होगा, बच्चे का जो विकास होगा, सीखने की गति होगी, वो कैसा अच्छा होगा। तो अच्छी शिक्षा, इसको प्राप्त करने के लिए पैसा चाहिए। अच्छा पोषण यानी न्यूट्रिशन चाहिए के लिए, उसके अच्छे भोजन चाहिए, अच्छे भोजन के लिए भी पैसा चाहिए। और बेहतर अवसर यानी जो कैसा मिल जाए, उनको अवसर प्राप्त हो जाए। जैसे जो गरीब घर के जो बच्चे होते हैं, उनको अवसर की कमी होती है, कम अवसर मिल पाते हैं, जबकि अमीर बच्चे के पास जो कैरियर के बहुत सारे ऑप्शन खुले होते हैं। तो इन सब के जो आर्थिक स्थिति की वजह से भी, सोशल कंडीशन की वजह से भी, या जो इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से भी विकास कैसा होता है, प्रभावित होता है। फिर मित्र समूह यानी पेयर जो ग्रुप होगा, मित्रों के साथ रहने से बालक में सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। मित्र समूह जीवन में हमारे जीवन में जितने भी कौशल आते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे गुण होंगे जो जीवन जीने की क्षमता विकसित करते हैं, यानी अच्छे गुण भी होते हैं, और कई बदमाशियां भी होती हैं जो बुरे गुण होते हैं। तो अगर बच्चे को अच्छी संगत मिल गई, अच्छा ग्रुप मिल गया, तो बच्चा का जो पर्सनालिटी वो बेहतर हो जाएगा, अच्छी अच्छी चीजें सीखेगा। लेकिन अगर वहीं पर जो मित्र है उसके अगर खराब हो गए, आपराधिक प्रवृत्ति के हो गए, तो जो बालक का जो व्यवस्था होगा वो कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और बालक बुरी संगति में पड़ने की वजह से बुरे रास्ते पर जा सकता है। तो कुल मिलाकर संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात, मतलब संगत जैसे उसके मित्र होंगे वैसे ही उनके अंदर धीरे धीरे गुण हो जाएगा। अगर वो प्रतिभाशाली बालकों के साथ है, अच्छे IQ लेवल वाले बच्चों के साथ है, तो बच्चा भी धीरे धीरे उनका डेवलप होता जाएगा। लेकिन अगर खराब बालकों के साथ है, बुरे आचरण करने वाले बच्चों के साथ है, तो बच्चा भी कैसा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। तो बहुत सारी बुराई भी सीखता है, बहुत सारा अच्छा भी होता है। फिर कुछ अन्य तथ्य देते हैं, जैसे बाल विकास वंशानुकरण और वातावरण दोनों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, वंशानुकरण और पोषण, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसकर, आपका बाल विकास पर। तो इन दोनों चीजों को याद रखिएगा। लगभग 90% हिस्सा, यानी 90% हिस्सा हमारे वंशानुक्रमण से हमारे विकास को प्रभावित करता है, और जो 5% बचा वो वातावरण है। बाकी सब वातावरण के हिस्से, बाकी जो अपन प्लान पॉइंट पढ़ रहे हैं वो इनके हिस्से हैं। पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा बालक के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। जो पोषण यानी न्यूट्रिशन है वो स्वास्थ्य के लिए, और आपका शिक्षा जो है बालक के समग्र विकास, समग्र मतलब कंप्लीट एक सर्वांगीण विकास के लिए पोषण भी, और उनका स्वास्थ्य भी, शिक्षा भी, ये सारी चीजों के लिए उनके पास बहुत जरूरी है, जिनमें व्यायाम वगैरह को भी आप क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। परिवार और विद्यालय बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जो बालक का समाजीकरण होता है, वो समाजीकरण के 3 आधार ही होते हैं। एक परिवार है पहला, वहां पहला टीचिंग आपका, वहीं माता पिता ही आपके पहले टीचर होते हैं, तो परिवार एक समाजीकरण का पहला साधन है। दूसरा विद्यालय है, क्योंकि अगर समाज के बाद, परिवार के बाद अगर सबसे ज्यादा समय अगर बिताता है तो वो कहाँ बिताता है, वो विद्यालय में बिताता है। और तीसरे नंबर पर जो पड़ोस यानी जो सामाजिक इन्वायरमेंट होगा उससे भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो परिवार, विद्यालय बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और लास्ट में आपको ध्यान रखिएगा, हार्मोनल ग्रंथियां शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं। जो ग्रंथियां हमारी, वो भी हमारे विकास को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करती हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पर सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले, यानी पोषण को प्रभावित करने वाले या सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं, जिनमें आपको ध्यान रखना होगा। पहला कौन सा ध्यान रखना होगा, आपका जो हमारा सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, जो बायोलॉजिकल है यानी जैविक कारक है, उनको आपको ध्यान रखना होगा। वंशानुक्रमण सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जिसमें ऊंचाई, रंग रूप, बुद्धि, प्रतिभा, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। दूसरा इसको ध्यान रखना है आपको, गाल्टन ने मनोवैज्ञानिक जो है वो जो है वंशानुक्रमण को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। दूसरे नंबर पर वातावरण, एनवायरमेंट आता है। वातावरण के अंतर्गत परिवार, विद्यालय, समाज और मित्र समूह आते हैं। इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने हैं, जॉन लॉक ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। फिर तीसरे नंबर पर परिवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें भाषा सीखना, नैतिक मूल्य और सामाजिक व्यवहार को बालक सीखता है। चौथे नंबर पर विद्यालय को ध्यान रखना है, जिसमें अनुशासन, सहयोग और प्रतिस्पर्धा सीखता है। 5वें नंबर पर पोषण को याद रखना है, जिसमें शारीरिक न्यूट्रिशन मिलता है। स्वास्थ्य इससे सबसे महत्वपूर्ण चीज है। स्वास्थ्य से जो है आपको एक स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है, और जब स्वस्थ शरीर का निर्माण मिलता है तो एक जो है देश को एक अच्छा नागरिक, मजबूत नागरिक मिल पाता है।
बीमारी भी एक कारण हो सकता है। अगर बच्चा कम बीमार है तो बार बार बीमार पड़ रहा है तो भी एक कारण हो सकता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अन्य बहुत सारी है ग्रंथियां हैं। संस्कृति यानी कल्चर को भी याद रखिएगा। कल्चर हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जैसा कल्चर होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर आप मान सकते हैं कि जो सोशल एनवायरनमेंट है, जो मोगली हुआ करता था, मोगली वो इंसानी बच्चा था, यानी किसी न किसी परिवार से ही पैदा हुआ होगा, लेकिन जो उसका सामाजिकरण हुआ वो कहाँ हुआ था? जंगलों में, बगीरा के साथ, शेर खान के साथ और बंदरों के साथ, भालुओं के साथ। तो जो उसका व्यक्तित्व था वो जंगली जानवर जैसा हो गया था वो इंसानी बच्चा ही, मगर उसका जो व्यवहार था, उसका जो व्यक्तित्व था वो कैसा हो गया था? जंगली जानवरों जैसा हो गया था। तो सामाजिकरण के लिए परिवार, ये सारी चीज़ें भी, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ और बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। फिर इकोनॉमिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन भी बहुत मायने रखता है। जिस तरीके से हम समाज में रहते हैं वहाँ की चीज़ों को अपन क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। आर्थिक परिस्थितियाँ भी बहुत चीज़ों को मायने रखती हैं। अगर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो विकास के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं है। कभी कभी अच्छे परिवारों के बच्चे जो आर्थिक रूप से सक्षम होंगे वो भी अपराधी बन सकते हैं। ये 100% नहीं कहा जा सकता है। ये मेंटल लेवल पर भी करता है, यानी बहुत सारी चीज़ें एक साथ प्रभावित कर रही होती हैं। मगर अच्छी शिक्षा, अच्छा पोषण, ये जो है रिच फैमिली को जल्दी मिल पाते हैं। फिर मित्र समूह को ध्यान रखिएगा। अच्छे दोस्ती रहेंगे, अच्छा संगत रहेगा तो आपका बालक कैसा हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। और अगर बुरे बालकों के साथ रख दिया, आपराधिक बालकों के साथ रख गया तो उसका व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा? वंश है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। जो अपन जो है, जो आधार IAS एकेडमी में अपन शिक्षक भर्ती का अपन कोर्स लॉन्च किया जा चुका है और इसकी जो है क्लासेस भी चल रही हैं। जो क्लासेस CDP की भी अलग से क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आप ऑनलाइन में या ऑफलाइन में जो भी क्लास करना चाहते हैं वो क्लास आप कर सकते हैं। नीचे जो स्क्रीन में नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं और आकर ऑफलाइन में अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसका प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए बहुत जरूरी है कि आप CDP का ईमानदारी से तैयारी करें, क्योंकि CDP या दूसरे विषयों के CDP का सबसे ज़्यादा पार्ट रखा गया है। 20 नंबर का इसमें लगभग आएगा। तो आप CDP की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आपका स्वागत है, आप आइए, यहाँ पढ़िए और एंजॉय कीजिए। आज के लिए इतना। मुझे यानी पुष्पेंद्र पांडे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।